हेलो। हम लोग देख रहे हैं सुपर टेट स्पेशल। सुपर टेट के हिसाब से क्वेश्चन और लेखपाल के हिसाब से क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। जो आने वाले सुपर टेट हैं और आने वाला लेखपाल के एग्जाम में 2022 का, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को पुटअप कर रहे हैं और उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है आपका उत्तराखंड के देहरादून में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है नाबार्ड फुल फॉर्म क्या है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए इसका काम क्या होता है, ये बैंकों को कृषि ऋण देती है और फिर जो छोटी छोटी बैंकें होती हैं वो फिर किसानों को कृषि ऋण प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये बैंकों का क्या करती है, कृषि ऋण प्रदान करती है नाबार्ड। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और जो इसकी स्थापना हुई थी शिवरामन कमेटी के तहत स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, इसके मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन कहता है जीएसटी किस मंत्रालय ने लागू किया था। देखिए जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको जो लागू किया था मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने इसे लागू किया था। इसका अगर फुल फॉर्म पूछ ले आपसे तो होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ओके, और इसे 2017 में लागू किया गया था 1 जुलाई को। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है अगर हम जीएसटी के बारे में देखें कि इसमें कौन कौन सी दरें हैं, तो 5, 12, 18 और 28, ये 4 प्रकार की दरें हैं इसमें। और ये 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है सेंट्रल जीएसटी, एक आपका होता है स्टेट जीएसटी, एक आपका होता है इंटीग्रेटेड आईजीएसटी। ओके, ये 3 प्रकार का जीएसटी है। अगला क्वेश्चन कहता है गवर्नर जनरल से वायसराय का पद कब बदला गया। तो ये पहले क्या था, जब अंग्रेजों का ब्रिटिश शासन था भारत में तब उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। फिर 1857 की क्रांति के बाद 1858 में उसका जो नाम बदल दिया गया वो बदल दिया गया वायसराय के रूप में। गवर्नर जनरल को फिर वायसराय की उपमा दी जाने लगी, यानी वायसराय कहा जाने लगा। 1857 की क्रांति हुई थी, हमें पता है। उसी समय भारत ने बहुत विरोध किया था ब्रिटेन का। उसी के तहत फिर अधिनियम आया 1858 का अधिनियम। उसी के तहत फिर गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं भारत सरकार जो अधिनियम है 1858 का, जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पारित हुआ, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। उस समय अगर पूछा जाए वर्तमान में उस समय के वर्तमान में कौन वायसराय थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है। यहाँ से आप टेलीग्राम लिंक दिया गया है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वेबसाइट्स पर भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। हमने बताया था कि जो विश्व का अगर पूछ ले आपसे प्रथम सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। दूसरा अगर पूछे तो कनाडा है। तीसरा पूछे तो यूएसए है। चौथा पूछे तो चाइना है। पांचवा पूछे तो ब्राजील है। 6वां ऑस्ट्रेलिया आपका, 7वां आपका भारत है और 8वां अर्जेंटीना है। ये लगभग आपको 8 देश तो याद ही होने चाहिए क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछता है तो सबसे पहला किसका स्थान है? चीन का है। और दूसरा किसका है? भारत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? देखिए हमें पता है कि जो अगर हम भारत का नक्शा देखें, ये हमारा भारत है। ये हमारा भारत है, यहाँ पर नेपाल स्थित है। ठीक है, यहाँ पर नेपाल स्थित है। तो पूछता है नेपाल जो है कितने भारत के राज्यों से सीमा उसकी टच होती है। तो जो नेपाल है हमारा भारत का एक पड़ोसी देश है। तो 5 राज्यों से, वे 5 राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है और बिहार है।
ये 5 राज्य हैं जो नेपाल से अपनी बाउंड्री को साझा करते हैं। नेपाल के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो विद्या देवी भंडारी हैं, ये महिला हैं, फीमेल हैं। और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं, ये भी वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो नेपाल की जो सीमा है भारत के 5 राज्यों से टच होती है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है तृतीय बौद्ध संगीति किस राजा ने करवाई थी? तो अशोक ने करवाई थी। हमें पता है बौद्ध संगीतें कितनी, टोटल 4 हुई हैं। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत की आयोजन 249 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। इस बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तिस ने की थी। इसी संगीत में अधिधम्म पिटक की भी रचना की गई थी। ये बौद्ध धर्म की एक रचना है, इसका गठन किया गया था। बौद्ध संगीतें अगर पूछ लिया आपसे कितनी हुई तो 4 हुई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर में मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? VDU के नाम जानते हैं। अगर हम इसे फुल फॉर्म देखें तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसे बोलते हैं। देखिए कंप्यूटर जो मॉनिटर होता है वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस है। इसे हम देखिए LCD भी बोलते हैं, LED भी बोलते हैं, LCD भी बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट LCD का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और इसे हम बोलते हैं VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये इसे हम 3 नाम से जाना जाता है और इसे हम मॉनिटर बोलते हैं। तो कुल मिलाकर इसके 4 नाम हो जाते हैं। ठीक है, मॉनिटर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि ये क्या काम करता है, CPU से जो CPU में डाटा चल रहा होता है CPU में, उसका आउटपुट दिखाता है कहाँ पर, मॉनिटर पे, कि CPU के अंदर कौन सा डाटा कहाँ पर चल रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर में जो ब्लिंक करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए उसे बोलते हैं हम कर्सर। जो इस प्रकार का बना हुआ होता है, आप देखे होंगे कंप्यूटर चलाते समय ऐसा, ये ब्लिंक करता रहता है, तो इसे हम बोलते हैं कर्सर। ठीक है, जब हम माउस का यूज करते हैं तो कर्सर हमें शो करता है जहां पर उसकी स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन कहता है काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा देखिए बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाला गैंडा जो होता है असम में पाया जाता है। तो काजीरंगा जो प्रसिद्ध है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मेनली एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य आसाम में स्थित है, जो पूर्वोत्तर का यानी 7 सिस्टर का एक राज्य है। यह पार्क 1985 में यूनेस्को से धरोहर भी प्राप्त हुआ था इसको। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ पर है? आसाम में इसकी स्थिति है। और काजीरंगा नेशनल पार्क से ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी भी वहां से निकलती है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का लौह पुरुष की उपमा यह किसे कहा जाता है? तो भारत में लौह पुरुष की उपमा जो दी गई है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने देश के छोटे छोटे रजवाड़ों को और राजघरानों को एक कर भारत में सम्मिलित किया। देखिए जो भारत में बहुत सारी रियासतें थी, 93 रियासतें थी, आपने नाम सुना होगा। तो इन सबको एकत्र करने का, इन सबको मिलाकर एक देश बनाने का जो निर्णय लिया या काम किया, वो सब किन्होंने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। हमें पता है जो कुछ भारत की रियासतें थी, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर या जैसे आपका, ये भारत में नहीं मिल रहा था, तो उसके विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया। जूनागढ़ एक रियासत थी, उसे भी भारत में शामिल किया गया। इस प्रकार भारत में जो रियासतें थीं उनका शामिल करने का काम किन्होंने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसलिए इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है और भारत के एकीकरण के जन्मदाता भी इन्हें ही कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने 565 देशी रियासतों का भारत संघ में विलय कर सके हैं इनके द्वारा। भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री का किस अनुच्छेद के तहत कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों को संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे? देखिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है अनुच्छेद 78 के तहत कि वो जो भी कार्य कर रहा है, जो भी योजना बनाता है, जो भी कार्य नियम लागू करता है, उन सबकी सूचना राष्ट्रपति को दे अनुच्छेद 78 के तहत। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख है, उसी तक उसकी चयन किया जाता है और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक, विधायी मामले तथा मंत्रिपरिषद के जो भी निर्णय होते हैं उन सब की संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देता है। कौन देता है? तो प्रधानमंत्री देता है राष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे, अगर राष्ट्रपति मान लीजिए पूछता है प्रधानमंत्री से, कोई भी प्रशासनिक या विधायी मामले के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि हमें बताए, तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो उसे बताए। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, नीति आयोग जो था 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का, पहले एक आयोग था योजना आयोग, उसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया था। और किसके कार्यकाल में किया गया था ये काम? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किया गया था। तो इसी के तहत योजना आयोग के जो प्रथम जो अध्यक्ष बने वो कौन बने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। नीति आयोग का गठन जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी भी वर्तमान में है, जो इस आयोग के पहले अध्यक्ष भी बने थे। गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और इसके जो सीईओ हैं, सीईओ वर्तमान में कौन है? अमिताभ कांत हैं। इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए आपसे तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म भी इसका इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन कहता है यूएन में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए, यूएन का मतलब होता है यूएनओ। अगर कहीं आपका यूएन लिखा हो तो वही होता है, यूएनओ लिखा हो तो भी वही होता है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें देखिए सदस्य जो होते हैं कुछ स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी होते हैं। तो स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। मैंने आपकी ट्रिक बताई है कि A, B, C, D, E छोड़ दें और F, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, D को हम R ऐसे बना दें, रसिया और फ्रांस, ये इसके स्थायी सदस्य हैं। अब आती बात अस्थायी सदस्यों की। तो अस्थायी सदस्य जो होते हैं 10 होते हैं और इनमें से इनका कार्यकाल जो होता है 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष बाद ये फिर हट जाते हैं, फिर नए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद की कुल सदस्यों की संख्या जो 15 होती है, इनमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी हैं वर्तमान में। ठीक है, भारत इसका स्थायी सदस्य अभी नहीं है, अस्थायी सदस्य वह कई बार बन चुका है। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है भारत किस ग्रुप का सदस्य नहीं है? देखिए, ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर। अगर यहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे, नाटो दिया गया है, जैसे दिया गया है, और एशियन दिया गया है, ठीक है, सार्क दिया गया है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से आपको छांटना होगा एक, तो वो ग्रुप पर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पर देखें कि भारत जो है नाटो का सदस्य भी नहीं है, क्योंकि नाटो कहाँ पर आता है? इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो गठन किया गया था 1949 में किया गया था। जो हमारा अटलांटिक महासागर है, तो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में व्यापार के लिए इसका गठन किया गया था। ओके, और जो एक आपकी नाटो है, इसका काम ये भी है कि जो एक प्रकार की मिलिट्री अलायंस है ये, इसमें जो सदस्य हैं उसमें सदस्य का कहना ये है कि अगर कोई भी देश किसी इसके सदस्य पर आक्रमण करता है तो यह माना जाएगा कि सभी देशों पर आक्रमण हुआ है, इसके जितने भी सदस्य हैं तो सभी देश उस पर आक्रमण करेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य ये भी है। उसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है इसका। अगला क्वेश्चन कहता है दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये है कार्ल मार्क्स की। देखिए, एग्जाम में कभी कभी इन दोनों एग्जाम में कभी कभी बुक्स भी इंपॉर्टेंट पूछ ली जाती हैं जो एशियंट बुक्स हैं। तो कुछ जो भारतीय पुस्तकें हैं उनकी रचना कर उनकी बारे में जान लेते हैं। गीतांजलि किसकी पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। आनंद मठ किसकी पुस्तक है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। कम्युनिटी मैनिफेस्टो ये कार्ल मार्क्स की है। मीन कैंप एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। गांधी एंड स्टॉलिन ये लुईस फिशर की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये भी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन कहता है वित्त का लेखा जोखा कौन करता है? तो देखिए, जो भारत में ये भाग की बात की जा रही है, भारत में जो वित्त का लेखा जोखा करता है वो करता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो आता है अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक है, इसका काम क्या होता है? भारत में जितनी भी संसद जो होती है, हमारी जो संसद है वो जितना भी साल भर में खर्च करती है, प्राप्त करती है, उन सब का लेखा जोखा रखना इसका काम होता है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। ये संघ और राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बीच जो संपत्तियां होती हैं, जो प्राप्तियां होती हैं और जो व्यय होते हैं, उन सब के लेखा परीक्षा ये करता है। ठीक है,
और जो अपनी जब ये रिपोर्ट बनाता है अपनी, तो रिपोर्ट संसद में अपने रखता है। ये राज्य की होगी तो राज्य में, और संघ प्रदेश की होगी तो संघ शासित प्रदेश में रखेगा। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, तो ये संसद में प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी भारतीय महिला मुक्केबाज 8 बार 6 बार बॉक्सिंग चैंपियन हो चुकी है, तो मैरी कॉम 6 बार बॉक्सिंग चैंपियन हो चुकी हैं, और ये मणिपुर की निवासी हैं, और वो अकेली ऐसी महिला है जो 6 बार एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी हैं, और वो बॉक्सर भी हैं। यहाँ पर ध्यान देने बात ये है कि ये मणिपुर की हैं, इसलिए ये थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि मैरी कॉम जो है वो कहाँ की हैं, किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो मणिपुर राज्य से वो बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर की कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा गणित के लिए बनी है। देखिए, गणित के क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी फोर्ट्रान, यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, तो फोर्ट्रान भाषा गणित से संबंधित है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसी प्रकार एक भाषा है कोबोल, ये बनाई गई थी आपकी बिजनेस के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दोनों लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, दोनों लैंग्वेज एग्जाम में आ चुकी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है सियांग नदी पर केबल पुल कहाँ पर स्थित है। देखिए, सियांग नदी बहती है आपकी अरुणाचल प्रदेश में, तो हमें पता होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, केबल पुल कहाँ पर बना हुआ होगा, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं लॉजिकल होते हैं। अगर आपको पता है सियांग नदी कहाँ पर बहती है, अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में है, तो वहाँ पर सीधे लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल लॉजिकल होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं, उन्हें हम सोच कर समझ कर ही लगा सकते हैं आंसर। सस्पेंशन पुल चीन की सीमा से लगते हुए अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में सियांग नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, इसे सस्पेंशन ब्रिज भी बोलते हैं। जिसे केबल पुल, एक पुल देखा होगा आपने, ऐसा पुल बना होता है, यहाँ पर पिलर लगे हुए होते हैं, और ये ब्रिज कुछ इस प्रकार का देखा होगा आपने। यहाँ पे वो रबड़े, यहाँ पर तार लगे होते हैं, तारों के माध्यम से कसा हुआ होता है, ये आपका होता है सस्पेंशन ब्रिज, इसे बोलते हैं केबल पुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है पूर्वोत्तर की मीठे पानी की झील कौन सी है, तो लोकटक झील कौन सी है, पूर्वोत्तर की मीठे पानी की झील है, जिससे जो मणिपुर राज्य में स्थित है। अब देखिए, ये पूर्वोत्तर की पूछी गई, अगर भारत की पूछता तो कौन सी थी, लेक वुलर झील। वुलर झील कहाँ पर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थिति है। ठीक है, भारत की पूछता तो लेक वुलर झील है, मीठे पानी की झील है, और अगर पूर्वोत्तर की पूछता है तो लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है। और यहाँ पर एक तैरता हुआ भी उद्यान बना हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कीबुल लामजाओ। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है ग्रेफाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है, तो ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल डाउटफुल वाला है, इसे कोई भी नहीं सोचेगा कि अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट पाया जाता होगा, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में कुल ग्रेफाइट का भंडार जो है 35% अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, जहाँ पर यहाँ पर देश में सबसे अधिक ग्रेफाइट पाया जाता है। तो ये ग्रेफाइट को हम काला शीशा भी बोलते हैं, प्लबगो भी बोलते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है, एक कार्बन का अपर रूप माना जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग हम कहाँ करते हैं, पेंसिल में लेड बनाने में करते हैं। जब आपने पेंसिल यूज़ की होगी जिसमें जो काला काला लगा होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, और वो विद्युत का सुचालक होता है। हाँ, ये ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। आप कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा। परमाणु शक्ति के रिएक्टर में मंदक के रूप में भी हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ जो निकलने वाले न्यूट्रॉन होते हैं उनका ये अवशोषण करता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए, न्यूक्लियर ऊर्जा का मतलब होता है परमाणु से जो ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर ऊर्जा। तो इसमें सबसे अधिक करता है संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करता है। भारत में भी परमाणु रिएक्टरों की बहुत कमी है, क्योंकि 4 ही 5 परमाणु रिएक्टर बने हुए हैं भारत में। अगला क्वेश्चन कहता है कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू यानी ऊतक बोलते हैं। हमने
अपनी सेल्स देखी होंगी, जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं तो एक ऊतक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, हाथ में पैर में सब जगह हमारे क्या है, ऊतक से बनी हुई होती हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो वो ऊतक कहलाती हैं, जिसे हम टिश्यू बोलते हैं। ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के एक ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान होती है। इसमें देखिए जितनी भी सेल्स होंगी बिल्कुल सेम होंगे, सेम टू सेम होंगी, कोई भी सेल एक से अलग नहीं होगी। तो उनके समूह को हम क्या बोले, ऊतक बोलते हैं। वे एक प्रकार का विशेष कार्य करती हैं। अधिकांशतः ऊतकों का आकार एवं आकृति समान होती है। ठीक है, आप अभी अपने हाथ में देखिए, पैर में देखिए, कहीं पर भी देखिए, सभी सेल्स बराबर समान होंगी, कोई बड़ी छोटी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन कहता है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों को द्वारा शुरू किया गया था। जो उनके खलीफा थे उनका जो अंग्रेज विरोध कर रहे थे, तो उन्हीं के तहत विश्व भर में खिलाफत आंदोलन की आयोजन किया गया था। और इसकी जो भारत में अध्यक्षता की थी वो महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने इसके मारे की थी क्योंकि गांधी जी क्या करते थे, 1920 में आप जानते होंगे असहयोग आंदोलन आया था। असहयोग आंदोलन ला रहे थे गांधी जी, जिसमें वो मुस्लिमों की भागीदारी को बनाए रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? तुर्की में इस्लाम के खलीफा सुल्तानी गद्दी और उसके साम्राज्य को बचाना था। मई 1919 में खिलाफत सभाओं में गांधी जी के भाषण से शुरू हुई, देखिए। ठीक है, तो अगर पूछे आपसे क्वेश्चन कि खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन कहता है मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए, शास्त्रीय नृत्य की बात की गई, भारत में शास्त्रीय नृत्य 8 हैं और जो मोहिनी अट्टम है वो कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पर कुल टोटल जो भारत शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं, भारतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। कथकली कहाँ का? केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी ओडिशा का है। सत्रीय नृत्य आसाम का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। ये सभी शास्त्रीय नृत्य इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। अगर पूछिए आपकी मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन कहाँ पर है? भारत और चीन के बीच में है, और वो भी अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है ना, वहां पर है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। हिडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। मैग्रीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। मैनर हीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। 38वीं समांतर रेखा है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच, ये इंपॉर्टेंट है। 49 समांतर देशांतर जो है ये यूएसए कनाडा के बीच है, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है बंगाल गजट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये बंगाल गजट क्या था? भारत का पहला अखबार था, पहला न्यूज़पेपर माना जाता है, जिसे जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने 1780 में शुरू किया था। ये बंगाल में शुरू किया गया था। ठीक है, भारत में 29 जनवरी 1780 को भारत के पहले अखबार का प्रकाशन किया गया था। इस अखबार की नींव रखने वाला आयरिश मैन था, जिसका नाम था जेम्स ऑगस्टन हिक्की। देश के पहले अखबार को हिक्की ने कोलकाता से निकाला था। इसका नाम रखा था बंगाल गजट। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी का पहला अखबार कौन सा था, तो कौन सा होगा? उद्दंड मार्तंड। ठीक है, जिसे पंडित जुगल किशोर ने निकाला था। अगला क्वेश्चन कहता है कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? देखिए, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो 1924 में जो इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने की थी। बेलगांव कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटक में। ये 39वां अधिवेशन था जो 26-27 दिसंबर से 1924 में हुआ था, बेलगांव में हुआ था। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। बेलगांव शहर पश्चिमोत्तर कर्नाटक यानी भूतपूर्व मैसूर राज्य का दक्षिण भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? ये अभी हमने चर्चा की थी कि वुलर झील। अगर भारत में पूछता है तो वुलर झील, अगर पूर्वोत्तर में पूछता है तो आपकी मणिपुर की लोकटक झील हो जाएगी। वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर राज्य के बांडीपोरा जिले में स्थित है। यह भारत
की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है। झेलम नदी निकलती है, वहां से वुलर झील में जाती है झेलम नदी, फिर उसके पार पार निकल जाती है। तो जब भी झेलम नदी का पानी आता है तो वुलर झील में भर जाता है और फिर उसकी इसी के आगे निकल जाता है। ठीक है, इस प्रकार उसमें पानी बदलता रहता है और मीठे पानी उसमें भरा रहता है। अगला क्वेश्चन कहता है मैग्नीज का भंडार किस राज्य में सर्वाधिक। देखिए यहाँ पर मैग्नीज की बात की जा रही है। मैग्नीज अगर पूछा जाए आपसे कभी भी तो हमेशा उड़ीसा ही इसका आंसर सही होगा, उड़ीसा ही लगाइएगा, क्योंकि वहाँ पर भंडार भी अधिक है और वहाँ पर उत्पादन भी अधिक मात्रा में होता है। मैग्नीज राज्य उड़ीसा में प्रथम रहता है हमेशा। अगला क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है। ऑपरेशन विजय का संबंध है कारगिल विजय से। कारगिल विजय 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई थी, जिसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है ओरछा, जिसे हाल ही में यूनेस्को ने शामिल किया है, यूनेस्को ने धरोहर में शामिल किया है इसे, तो ये पूछता है कहाँ पर है। तो ओरछा का मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये बेतवा नदी के तट पर किनारे स्थित है। बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश से ही निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है हमीरपुर जिले में। बेतवा नदी के तट पर बसे ऐतिहासिक शहर ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेलखंड राजपूतों द्वारा रुद्र प्रताप ने की थी। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किले, शहरों ग्वालियर और ओरछा अपने विश्व धरोहर के लिए इसको शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को एक संस्था है जो विश्व में धरोहर यानी प्राचीन चीज़ों को एक धरोहर के रूप में संजोए रखती है। अगला क्वेश्चन कहता है इसरो ने आर्मी कम्युनिकेशन के लिए कौन सैटेलाइट लॉन्च किया है। देखिए जो इसरो है ये भारत की संस्था है, तो आर्मी कम्युनिकेशन के लिए इसने लॉन्च किया गया है GSAT-7 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आर्मी संबंधित है। ये एक उन्नत सैन्य संचार उपग्रह है। जब आर्मी वाले किसी मिशन के लिए जाते हैं तो उनको संचार करने में बाधा बहुत होती है। मान लीजिए किसी पहाड़ी पर चले गए, वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो उनका कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है, जिसके तहत इसका प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, इसका मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना के लिए 30% क्षमता का उपयोग करने वाला भारतीय सेना है। देखिए इसका जो GSAT-7A प्रक्षेपण किया गया है, इसका 30% भारतीय सैन्य का अभियान में इसका प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 14 का संबंध ये हमें पता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है और ये विधि के समझ क्षमता से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 14 दो प्रकार का है, एक आपका है विधि के समझ क्षमता, एक है विधि के समान संरक्षण। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। विधि की समझ क्षमता जो है ये आपका लिया गया है यूके यानी ब्रिटेन से। समान संरक्षण जो लिया गया है आपका लिया गया है USA से। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए ये आपका आता है समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 जो है आपका विधि की समझ क्षमता है। अनुच्छेद 15 इंपॉर्टेंट है, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कहीं पर भी भेदभाव आपसे नहीं किया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर में समानता दी जाएगी आपको, यानी गवर्नमेंट जॉब में जो है आपको समानता का परिचय दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत अस्पृश्यता का अंत बोलता है, कहीं पर भी आपसे छुआछूत नहीं किया जाएगा कि आप SC वर्ग के हो, ST वर्ग के हो, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 18 किसी प्रकार की उपाधि लेने से वो मना करता है, कोई भी उपाधि नहीं देता है। कौन सा, अनुच्छेद 18। जो पहले उपाधि दिया थी राजा महाराजा लंबरदार, ये सब उपाधियां लेने से मना करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, कहता है PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान को एक वर्ष में कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, 3 किस्तों में जाती है, 2,000 रुपए में 3 बार जाती है। ठीक है, केंद्र सरकार की ये योजना है और 6,000 रुपए आर्थिक मदद मुहैया कराती है और इसकी जो योजना शुरुआत की गई थी 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है RBI का प्रथम गवर्नर कौन था। देखिए RBI मतलब होता है एक बैंकों की बैंक है, जिसे हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
तो जो प्रथम गवर्नर थे इसके ओसबोर्न स्मिथ थे। वर्तमान में कौन है अगर पूछ ले तो शक्तिकांत दास, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। देखिए ये नाभिक के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन है आपका, प्रोटॉन है आपका, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपकी जे टॉमसन ने 1997 में। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गोवा का मुख्यमंत्री कौन है? देखिए वो करंट का क्वेश्चन है, आपसे करंट से पूछा गया है आपका क्वेश्चन। तो गोवा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद सावंत हैं। और अगर राज्यपाल की चर्चा करता है तो राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं गोवा के। गोवा को देखिए 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत आज़ाद करवाया गया था पुर्तगालियों द्वारा। 1961 में 3 चीज़ें आज़ाद हुई थी, एक आपकी गोवा और दमन दीव, इन सबको पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है, कह रहा है यूएनओ के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए अभी हमने चर्चा की थी यूएनओ के बारे में कि इसकी जो सदस्यता होती है और 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल खत्म नहीं होता है, लेकिन जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल हमेशा 2 वर्ष तक बना रहता है। तो जो 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। तो जो स्थायी सदस्य होते हैं वो होते हैं चीन है, फ्रांस है, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि A, B, C, D, E छोड़ दीजिए F, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, डी को आर बना दीजिए, रसिया और फ्रांस, ये आपके स्थायी सदस्य हैं। भारत अभी स्थायी सदस्य नहीं बना हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, चलिए क्वेश्चन इतने ही खत्म होते हैं। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें और अच्छे क्वेश्चन लाए जाएंगे, जो आपके लेखपाल और जो आपके आने वाले सुपर टेट का एग्ज़ाम है उसके लिए बेहतर होंगे। तो जो लेखपाल का आपका 2022 का है उसके लिए जीएस के क्वेश्चन है ये, और जो आपका सुपर टेट है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तो जीएस क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट होंगे। आशा करते हैं वो क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इसके लिए चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो आपकी इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है, वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दी जाती है, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार डाउट होने पर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।